तो बिहार के चुनावों में मुस्लिम फैक्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए आरजेडी और ओवैसी की पार्टी में सीधे तौर पर बंदरबाट होने का खतरा है। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से, जो कि अपने सर्वेस के लिए देश भर में जाते हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। शुक्रिया यशवंत इस बातचीत के लिए। पहला सवाल तो यही, असदुद्दीन ओवैसी लगातार तीसरी बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने पहुंच रहे हैं, कैसे देखते हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स को? मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लाइन ली है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या इसका असर बिहार के परिणामों पर पड़ेगा? देखिए, जितने ट्रैकर्स चल रहे हैं हमारे पास में, या ओवैसी एज ए फैक्टर को जितना हम एनालाइज कर पा रहे हैं, हमको इतना समझ में आया है कि असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ महीनों में खासतौर पे ये भारत भर में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और इस बार जो उनका फैक्टर बढ़ा है वो केवल मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ा है, वो दरअसल पाकिस्तान के मसले पे दुनिया भर में और उनके जो बयान रहे हैं उसके कारण, उन बयानों के कारण उनका एक कद अलग तरीके से भारतीय राजनीति में बढ़ा है। अब बिहार के मद्देनजर जहां पर वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का इतना बड़ा हिस्सा रहा है, जिसके बीच में मिथिलांचल में खासतौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, कुछ लोग उनके छोड़ के चले भी गए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो मामला एक वन इलेक्शन का था, वो समाप्त हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि इतना आसान नहीं है। ओवैसी एज ए फैक्टर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और इन विधानसभा चुनाव में भी आप चाहे लिमिटेड एरिया, लिमिटेड जिलों में या लिमिटेड इलाकों में ही उसको आप देखेंगे खेल में एट प्ले, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसके बढ़ने की ही संभावना रहेगी। तो असदुद्दीन ओवैसी की समस्या दूसरी है। उनकी जो नई ख्याति उन्होंने जो अर्जित की है, दरअसल वो नॉन मुस्लिम वर्ग में अर्जित की है। और उनके सामने अब एक ये राजनीतिक दांव लगाने की उनकी बात है कि क्या वो अपनी पुरानी राजनीति को कंटिन्यू रखें, जो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, या वो इस नई जो उनको प्रसिद्धि मिली है उसके चक्कर में वो अपने आप को व्यापक थोड़ा सा दायरा और बढ़ाने की कोशिश करें अपनी पार्टी की। ये उनके सामने एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न की तरह रहेगा। लेकिन बिहार चुनाव में मैं उनके फैक्टर को बढ़ता ही हुआ देख रहा हूं, कम होता हुआ नहीं देख रहा। अब याद होगा आपको पिछली बार यशवंत की 5 सीटें एमआईएम ने जीत ली थी, 4 पर उसके कैंडिडेट नंबर 2 पे रहे। ये दीगर बात है कि बाद में 5 में से 4 लोग जाके आरजेडी में शामिल हो गए थे, आज वो आरजेडी के साथ हैं। अब एमआईएम आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है, आरजेडी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देती उनको अपने साथ लेने के लिए। ऐसे में बिहार का जो मुस्लिम वोटर है, खासकर सीमांचल इलाके का जहां पर जगह बनाई थी एमआईएम ने, वो कहां जाएगा? आप क्या देखते हैं? देखिए, आरजेडी का बहुत साफ मानना है कि यादव और मुसलमान ये उनके कैप्टिव वोट बैंक है, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की सेंध नहीं लगा सकता। ये उनका सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन उस कैप्टिव वोट बैंक में भी पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के कारण उनके अंदर नाराजगी रही। उसी के कारण उसके रिएक्शन में असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों को लाभ मिला, उनको लाभ मिला, क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड, भारत का कोई भी मतदाता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहता। तो एक तरफ आरजेडी का ये सोचना, तेजस्वी यादव का ये सोचना कि वो मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व बिहार में करते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन ये सोचना कि उनको छोड़ करके कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमान कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकता, ये भी उतना सही बात नहीं है। उनको अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मिलेगा और अच्छा मिलेगा, तो कई सीटों पर उनके साथ में दिक्कत होगी, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा। तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार अगर वो होंगे तो उसका उन्हें नुकसान होगा। जी, चलिए यशवंत, इस बातचीत के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।